स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं की ऊर्जा के बारे में। मोस्टली जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती हैं वो उत्क्रमणीय होती हैं और उत्क्रमणीय जो रिएक्शन होती हैं हम उन्हें साम्य के अंदर मान सकते हैं। यानी कि साम्य की कौन सी अवस्था होगी? साम्य की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? जब उत्पादों की सांद्रता अभिकारकों की सांद्रता के बराबर या अभिकारकों की सांद्रता उत्पादों की सांद्रता के बराबर होती है, उसे हम साम्य कहते हैं। जब अभिकारकों की सांद्रता उत्पादों की सांद्रता के बराबर होती है तो उसे हम साम्य की अवस्था कहते हैं। यानी कि उनके साम्य स्थिरांक का मान शून्य होता है। साम्य स्थिरांक क्या होता है? के। साम्य स्थिरांक का मान शून्य होता है, उसे हम साम्य की अवस्था मान सकते हैं। अब चलिए साम्य स्थिरांक की बात करते हैं कि साम्य स्थिरांक एक्चुअल में होता क्या है। जो साम्य स्थिरांक है उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? जैसे कोई रिएक्शन है मेरे पास A प्लस बी, प्रोडक्ट बना रही है C प्लस डी। तो जब इस रिएक्शन का हम साम्य स्थिरांक देंगे तो कैसे देंगे? जैसे साम्य स्थिरांक के इक्वल्स टू क्या होगा? उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल। तो उत्पाद ये है इनकी सांद्रताओं का गुणनफल बट्टा जो अभिकारक है उनकी सांद्रताओं का गुणनफल, उनकी सांद्रताओं का गुणनफल ठीक साम्य स्थिरांक कहलाता है। और जो साम्य अवस्था होती है उसके लिए साम्य स्थिरांक का मान शून्य होता है। अगर दूसरी रिएक्शन की बात करूं, मेरे पास रिएक्शन है ए है, वही केवल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसके लिए साम्य स्थिरांक क्या होगा? बी की सांद्रता बट्टे ए की सांद्रता। यानी कि इसका केवल एक मोल है तो उसका गुणनफल नहीं होगा, सीधा सीधा ये साम्य स्थिरांक होगा। अब जो साम्य स्थिरांक के है, साम्य स्थिरांक के अभिक्रिया की उष्मा, अभिक्रिया की उष्मा डेल एच और एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी परिवर्तन डेल एच पे निर्भर करता है। अब जो डेल एच है वो क्या है? डेल एच अभिक्रिया की उष्मा, वो होता क्या है? अब डेल एच को कैसे निकालेंगे? अभिकारक की बंध ऊर्जा, अभिकारक की बंध ऊर्जा वो का योग, अभिकारक की बंध ऊर्जाओं का योग माइनस उत्पाद की बंध ऊर्जाओं का योग। जब अभिकारक की बंध ऊर्जाओं के योग से हम उत्पाद की बंध ऊर्जा का योग बढ़ा देते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी बचती है उसे हम अभिक्रिया की उष्मा कहते हैं। अभिक्रिया की उष्मा पता चल गया। अब डेल एच जो एंट्रोपी परिवर्तन है वो क्या है? जितना उत्पाद के अंदर जितना तुलनात्मक परिवर्तन होता है उतना ही जो अभिकारक है उनके बीच में जो ऊर्जा का परिवर्तन होता है उसके अंतर को हम एंट्रोपी परिवर्तन कहते हैं। अब जब दुर्बल बंध टूटते हैं, कोई रिएक्शन है उसके अंदर दुर्बल बंध टूटते हैं, कोई रिएक्शन है उसके अंदर दुर्बल बंध टूटते हैं और प्रबल बंध बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी जो है, एनर्जी जो है रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया मुक्त जो परिवर्तन होता है उसे हम परमताप पर गिब्स के जो का सूत्र है उसके अकॉर्डिंग समझा सकते हैं। जैसे उसका सूत्र क्या होगा? डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, ये अभिक्रिया उष्मा, ये परमताप और ये एंट्रोपी परिवर्तन। तो यहां से हमारे पास तीन कंडीशंस आती हैं, वो कौन सी है देखते हैं। जैसे ये
पहली जो कंडीशन है वो क्या है, डेल जी इक्वल्स टू जीरो। ऐसे जब डेल जी इक्वल्स टू अगर जीरो आता है हमारे पास इस स्ट्रक्चर में, जो अपनी वैल्यू पुट करते हैं उसके बाद में अगर डेल जी का मान जीरो आता है तो अभिक्रिया साम्य में होगी, यानी कि उत्पादों की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता में कोई अंतर नहीं होगा। दूसरी जो कंडीशन है, डेल जी का मान जीरो से कम, यानी कि ऋणात्मक मान होगा, यानी कि ऋणात्मक मान होगा। जब डेल जी का मान जीरो से कम हो, ऋणात्मक मान होगा, तो क्या होगा, तो अभिक्रिया जो है वो अग्रिम दिशा में कंप्लीट होगी। तीसरी जो कंडीशन है, अगर डेल जी का मान जीरो से ज्यादा है, यानी कि पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो अभिक्रिया जो है प्रतिविध दिशा में, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में कंप्लीट होगी। और कोई अभिक्रिया कंप्लीट कब होती है, जब उत्पादों का स्थायित्व अभिकारक की तुलना में ज्यादा होता है, तभी कोई अभिक्रिया कंप्लीट होती है। यहां से तीन कंडीशंस आई और हमने देख लिया कि कौन सी अभिक्रिया कब अग्रिम दिशा में होगी, कब प्रतिविध दिशा में होगी और कब साम्य के अंदर होगी। और जिन अभिक्रियाओं के लिए डेल एस का मान ज्यादा होता है, यानी कि जो एंट्रोपी परिवर्तन ज्यादा होता है, उनका जो वेग स्थिरांक है उसका मान भी ज्यादा होता है। अब जो डेल जी, डेल एच एवं डेल एस, ये हमारे पास जो तीन वैल्यू है, इनको एक वायुमंडलीय दाब एवं 298 केल्विन ताप पर डेल जी नोट, डेल एच नोट एवं डेल एस नोट के रूप में लिखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, डेल जी नोट इक्वल्स टू डेल एच नोट माइनस टी डेल एस, ये हमारा जो फॉर्मूला है वो निकल के आएगा। अब जो साम्य स्थिरांक के है और साथ ही हमारे पास जो साम्य स्थिरांक है और मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जो है उसके अंदर एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन कौन सा होता है, डेल जी नोट माइनस 2.303 आर टी लॉग के। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और साम्य स्थिरांक के अंदर ये रिलेशन होता है। अब यहाँ पे जो डेल जी नोट है वो तो हमें पता ही है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, साथ में जो आर है वो है नियतांक, और कौन सा नियतांक, गैस नियतांक, और जो टी है वो है टेम्परेचर, तापमान, परम ताप। ये जो है ये रिलेशन होता है इसके अंदर। तो हमने देख लिया कि जो कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं उनकी ऊर्जा कैसे, वो ऊर्जा पे कैसे डिपेंड करती है, कैसे वो एनर्जी उनके अंदर रिलीज होती है। अगला टॉपिक है वो है रिएक्शन काइनेटिक्स, अभिक्रिया अणुगतिकी। अभिक्रिया अणुगतिकी, तो चलिए जानते हैं कि अभिक्रिया अणुगतिकी जो है वो क्या होता है। जो कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं वो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, यानी कि दो से ज्यादा पदों में संपन्न होती है, और उनके अंदर जो धीमी गति का पद जो होता है, धीमी गति का जो पद होता है, जो धीमी गति का जो पद होता है वो वेग निर्धारक पद होता है, वो वेग निर्धारक पद होता है। उनमें से जो धीमी गति का पद होता है वो वेग निर्धारण पद होता है। और कार्बनिक अभिक्रियाएं हमें पता है एक से ज्यादा पदों में संपन्न होती हैं। अब जो वेग स्थिरांक है वो क्या होगा, कोई जो रिएक्शन है उसके जो अभिकारक अणु है, धीमी गति का जो पद है उसके जो अभिकारक है उनकी सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि वेग क्या होगा, जैसे कोई रिएक्शन है A प्लस बी, उत्पाद के अंदर
बदल रहे हैं, ये अभिकारक अणु है। तो वेग क्या हो रिएक्शन का, जो अभिकारक अणु है उनकी सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक अणुओं की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब जब हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हमारे पास वेग स्थिरांक आ जाता है। यहाँ पे के क्या है, वेग स्थिरांक। के जो है हमारे पास वेग स्थिरांक है। अब कोई रिएक्शन है, कार्बनिक जो अभिक्रिया है वो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। अब मैं बात करूं रिएक्शन जो है अभिक्रिया जो अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनके लिए वेग स्थिरांक का मान उच्च होता है, वे शीघ्रता से संपन्न होती हैं। यानी कि जिन ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए वेग स्थिरांक के का मान ज्यादा होगा वे उतनी ही जल्दी कंप्लीट होंगी। वेग स्थिरांक का मान जो है अभिक्रिया का वेग ही है। अभिक्रिया वेग क्या होता है कि जो अभिकारक अणु है उनकी सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब जितनी ज्यादा वेग स्थिरांक ज्यादा होगा तो अभिक्रिया उतनी जल्दी शीघ्रता से कंप्लीट होगी। अब अभिक्रिया का जो वेग है उसको समझने के लिए हमें दो सिद्धांत समझने की आवश्यकता है। जो पहला सिद्धांत है वो है कोलिजन थ्योरी। संघट्ट सिद्धांत, इसे टक्कर सिद्धांत भी कहते हैं। और जो दूसरा है वो है मध्यवर्ती सिद्धांत एवं संक्रमण अवस्था। तो हमें किसी अभिक्रिया के वेग को समझने से पहले ये दो सिद्धांत समझने की आवश्यकता है। तो चलिए पहले बात करते हैं जो टक्कर सिद्धांत है या संघट्ट सिद्धांत है, जो कोलिजन थ्योरी है उसकी। किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया के वेग को संघट्ट सिद्धांत के आधार पर आसानी से समझाया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्करों या फिर संघट्टों के फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है। और हमारा प्रभावी टक्करों या प्रभावी संकट से तात्पर्य क्या है? प्रभावी टक्कर कौन से होंगे? प्रभावी संकट कौन से होंगे? वे टक्कर जिनके फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होना आवश्यक है उन्हें हम प्रभावी टक्कर कहते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर होती है और उसी से उत्पाद का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो प्रभावी टक्कर है अभिकारक अणुओं के मध्य, उनके लिए दो फैक्टर काम करते हैं। जो पहला फैक्टर है वो है ओरिएंटेशन फैक्टर, अभिविन्यास कारक। यानी जो अभिकारक अणु है वो एक निश्चित अभिविन्यास के अंदर होने चाहिए, वरना उनके बीच में जो प्रभावी टक्कर है वो पॉसिबल नहीं है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं है। और अपना जो सिद्धांत है वो यही कहता है कि अभिकारक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर होंगी और उसके फलस्वरूप ही उत्पाद का फॉर्मेशन होगा। अब जो दूसरा फैक्टर है वो है एनर्जी फैक्टर, ऊर्जा कारक।
मान लिया विकारक अणु एक निश्चित अभिविन्यास में है, बट उनके बीच में टक्कर के बाद में इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए कि जिससे हमारे पास उत्पाद का फॉर्मेशन हो सके, हम उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब मैं बात करूं सक्रियण ऊर्जा की कि सक्रियण ऊर्जा क्या हुई। अभिकारक अणुओं के मध्य प्रभावी संघट के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिससे उत्पाद का निर्माण होता हो, एक्टिवेशन एनर्जी सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। अभिकारक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की वह मिनिमम क्वांटिटी जिसके फलस्वरूप हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब मेरे पास यहां से एक और चीज आती है कि अभिकारक अणुओं के इकाई आयतन में एक सेकंड में होने वाले टक्करों की संख्या संघट आवृत्ति कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, संघट जो आवृत्ति है, वो क्या है? अभिकारक अणुओं के कई आयतन में एक सेकंड में होने वाले टक्करों की संख्या संघट आवृत्ति कहलाती है। और किसी अभिक्रिया के लिए अगर संघट आवृत्ति ज्यादा है तो उसके वेग स्थिरांक का मान अधिक होगा, यानी कि संघट आवृत्ति जो है प्रोपोर्शनल टू वेग स्थिरांक। और अगर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्यादा है तो वह उतनी शीघ्रता से कंप्लीट होगी, यानी कि अगर अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करें ज्यादा हो रही हैं तो उत्पाद का फॉर्मेशन उतनी ही जल्दी होगा और उतनी ही ज्यादा मात्रा में होगा। अगर मैं अभिकारक अणुओं की अधिकता लूं, अभिकारक अणुओं की अधिकता हो मेरे पास, तो टक्करों की संख्या ज्यादा होगी, और हमें पता है टक्करों की संख्या ज्यादा होगी वह अभिक्रिया उतनी ही शीघ्रता से संपन्न होगी। इसी प्रकार गैसीय अवस्था में कोई अभिक्रिया गैसीय अवस्था में कंप्लीट हो रही है तो जब मैं उसका तापमान बढ़ा दूं तो उसके आयतन के अंदर जो अभिकारक अणु होंगे, गैसीय अवस्था में जो अभिकारक अणु होंगे उसके मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। और हमें पता है टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रिया की जो दर है, रिएक्शन रेट जो है वो बढ़ जाएगी। और बात क्या है कि अगर अभिकारक अणुओं के मध्य संघटों की संख्या टक्करों की संख्या ज्यादा हो रही है तो अभिक्रिया उतनी जल्दी कंप्लीट होगी, यानी कि उसके वेग स्थिरांक का मान उतना ही ज्यादा होगा। अब सक्रियण जो ऊर्जा है अपने पास आई थी, उसको समझने के लिए हमें एक उदाहरण लेते हैं। सक्रियण ऊर्जा मैंने बता दी क्या होती है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो यहां से मेरे पास मीथेन है, ये वाली रिएक्शन लेते हैं।
इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे जो अभिक्रिया उष्मा है वो 104 किलो कैलोरी, और यहाँ पे जो है वो है 103 किलो कैलोरी। यानी कि जैसे मैं एक ग्राफ के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूं, तो यहां से एक बार इसको ऊपर लिख देता हूं। यहां पे ये पोटेंशियल एनर्जी, ये रिएक्शन प्रोग्रेस, जैसे यहां पे अभिकारक अणु क्या थे हमारे पास, और यहाँ प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा था। अब मैंने बताया जो अभिक्रिया उष्मा है, जो अभिकारक अणु है उनकी 104 किलो कैलोरी, साथ में जो उत्पाद है उसकी क्या है 103 किलो कैलोरी। अब यानी कि 1 किलो कैलोरी जो एनर्जी है उसका डिफरेंस आ रहा है। यहां पे ये जो एनर्जी है वो 1 किलो कैलोरी की हमें आवश्यकता है रिएक्शन कंप्लीट करने में, यानी कि इसके अकॉर्डिंग तो रिएक्शन कंप्लीट होनी नहीं चाहिए, बट अभिकारक अणुओं के मध्य जो टक्कर होती है उनके फलस्वरूप एनर्जी जो रिलीज होती है जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, प्रायोगिक रूप से देखा गया कि ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो 4 किलो कैलोरी हमें प्राप्त होती है ड्यू टू कोलिजन बिटवीन जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में टक्कर के फलस्वरूप जो हमारे पास एनर्जी प्राप्त होती है वो एक्टिवेशन और एनर्जी होती है वो 4 किलो कैलोरी होती है। इसकी वजह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। और यहाँ पे जो हील दिखाई दे रही है हमें, जो चोटी दिखाई दे रही है एनर्जी वाली, इसे कहते हैं सक्रिय शंकर। इसे पार करने के बाद ही अभिकारक अणु है वो उत्पाद के अंदर चेंज होते हैं। यहाँ पे एक अलग ही व्यवस्था होती है, यहाँ पे जो बंध होते हैं वो अभिकारक अणुओं के बंध की तुलना में अधिक लंबे होते हैं। क्यों होते हैं देखते हैं। जैसे यहाँ पे जो बंध, कुछ बंध है वो आंशिक रूप से टूटते हुए नजर आते हैं और कुछ बंध जो है आंशिक रूप से बनते हुए नजर आते हैं। साथ ही यहाँ पे जो CH4 है, मेथेन है और क्लोरीन फ्री रेडिकल है, यहाँ पे क्लोरीन जो फ्री रेडिकल है उसका मुक्त मूलक गुण कुछ कम होता हुआ नजर आता है, और जो मेथिल मुक्त मूलक है उसका मुक्त मूलक गुण कुछ बढ़ता हुआ नजर आता है। साथ ही जैसे ये मेथेन है तो इसके कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है यहाँ पे आंशिक रूप से टूटता हुआ नजर आता है। जैसे इसकी कंडीशन कैसी होगी, और साथ में जो अपना ये वाली जो कंडीशन है, यहां से ये बॉन्ड जो है वो आंशिक रूप से टूटता हुआ और ये आंशिक रूप से बनता हुआ नजर आता है। इसे ही सक्रिय शंकर कहते हैं। हमें टक्कर के फलस्वरूप कम से कम इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, इतनी सक्रिय ऊर्जा चाहिए जो सक्रिय शंकर को एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स है उसको पार करके, इस अवरोधक को पार करके उत्पाद का निर्माण कर सके। अब रिएक्शन जो एग्जाम है उसके अंदर आपको सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि सक्रिय ऊर्जा क्या होती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2018 और 14 के
ईयर में ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया गया कि जो अभिक्रिया है उसकी अणुगति को समझाइए। आपको कुछ करना नहीं है, जो थ्योरी मैंने बताई है वो लिखनी है, और जो यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल जो डायग्राम है वो यू का यू छापना है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, दूसरा जो मैंने सिद्धांत बताया था, मध्यवर्ती एवं संक्रमण अवस्था, जो कि अभिक्रिया के वेग को समझाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बात करूं मध्यवर्ती एवं संक्रमण अवस्था सिद्धांत की, तो जब कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही होती है, तो उसके उसमें जो अभिकारक अणु उनको एक अवरोधक को पार करके उत्पाद में बदलना होता है। उस जो अवरोधक होता है उसको हम संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यानी कि संक्रमण की अवस्था क्या होगी, एक अवरोधक का कार्य करेगी, उन्हें इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए अभिकारक अणुओं को जो अवरोधक को इस संक्रमण अवस्था को पार करके उत्पाद के अंदर बदल सके। अब संक्रमण अवस्था समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक को बीसी के साथ बॉन्ड बनाने और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, ये एक रिएक्शन है। अब संक्रमण अवस्था के अंदर जो अभिकारक अणु है उनके जो बॉन्ड जो है कुछ लंबे हो जाते हैं, साथ में एक अलग ही व्यवस्था देखने को मिलती है। यहां से ए जो है बीसी से बॉन्ड बनाने के लिए बी की तरफ से अटैक करेगा, और ए जो है बी के साथ आंशिक रूप से बंध बना लेगा साथ में, और बी जो है वो सी के साथ आंशिक रूप से टूटता हुआ नजर आएगा, और इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कुछ बड़े हुए लंबे नजर आएंगे, उनकी जो लेंथ है वो ज्यादा होगी। जैसे ये वाली जो कंडीशन है हमें देखने को मिलेगी। साथ ही जैसे यहाँ पे जो अभिकारक अणु है और ये जो है मध्यवर्ती है और ये उत्पाद, यहां से जो इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कुछ ज्यादा नजर आएगी हमें, और ये ए जो है इस साइड से अटैक करेगा इस पे और बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगेगा। साथ ही इनके बीच में जो बॉन्ड है वो आंशिक रूप से टूटता हुआ नजर आएगा। अब एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे मेरे पास यहाँ पे तो इसका सक्रिय संकर कैसे बनेगा, जो सॉरी संक्रमण अवस्था है वो कौन सी होगी, ये जो है यानी कि यहां से जो हेलोजन है वो आंशिक रूप से टूटता हुआ नजर आएगा, और मध्यवर्ती के बाद में हमें उत्पाद का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे जो अवरोधक होता है, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, हमें अभिकारक अणुओं को वो पार करके उत्पाद का फॉर्मेशन करना होता है। जैसे एक डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे डायग्राम है, वो एक पोटेंशियल एनर्जी, इस साइड में पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, इस साइड में जो रिएक्शन प्रोग्रेस है वो अपनी वो होगी। यहां से जो एनर्जी होगी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, उसे हम डेल जी स्टार से नोट करेंगे, और यहाँ पे जो होगी उसे हम डेल जी नोट के अकॉर्डिंग टू। अब ये जो है ये संक्रमण अवस्था होती है। यहाँ पे जो मध्यवर्ती अभिकारक, यहाँ पे जो अभिकारक अणु है
उन्हें इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, यहाँ पे जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, उन्हें टक्कर के फलस्वरूप इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए जिससे कि वो ऊर्जा अवरोधक जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसको पार करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। अब एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या आता है, उसके अंदर सीधा सा पूछ लिया जाता है कि एक ऐसी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाइए जिसके अंदर एक मध्यवर्ती जो है वो अस्थायी है और एक के अंदर स्थायी है, तो देखते हैं कि वो कौन सी कंडीशन होगी। मोस्टली जो कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं वो दो से अधिक पदों में संपन्न होती है, और जो दो से अधिक पदों में संपन्न होती है उनके बीच में एक स्पीशीज बनती है जिसे हम मध्यवर्ती कहते हैं। जैसे इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के द्वारा समझते हैं। यहां से ये जो है ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, ये है ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, ये इंटरमीडिएट मध्यवर्ती, ये जो है मध्यवर्ती होगा। साथ में ये जो है डेल जी नोट सेकंड, और ये डेल जी नोट फर्स्ट, और यहां पे अब ये जो है रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है। दोनों जो संक्रमण अवस्थाएं होती हैं उनकी एनर्जी इंटरमीडिएट जो होता है मध्यवर्ती उससे हमेशा ज्यादा होती है, पर बट यहाँ पे देखिए जो ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है, संक्रमण अवस्था प्रथम है, उसकी एनर्जी द्वितीय संक्रमण अवस्था से ज्यादा है, यानी कि इसके मध्य जो इंटरमीडिएट बनेगा वो एक अस्थायी होगा। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है वो अस्थायी होगा और रिएक्शन उतनी शीघ्रता से कंप्लीट होगी, क्योंकि कोई भी स्पीशीज जब अस्थायी होती है वो मोर रिएक्टिव होती है और जो रिएक्शन है वो उतनी ज्यादा कंप्लीट शीघ्रता से पूर्ण होने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे जो मध्यवर्ती होगा वो अनस्टेबल होगा। अब एग्जाम के अंदर आपको सीधा सीधा ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पूछा जाएगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से वो होता है कि स्थायी जो मध्यवर्ती है उससे जो ट्रांजिशन स्टेट है उनका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो बनाइए। तो ये तो बात होगी अस्थायी की। जब स्थायी की बात होती है, स्थायी मध्यवर्ती की, ये ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, ये जो अपना है वो है इंटरमीडिएट मध्यवर्ती। साथ में यहाँ पे ये प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है, ये रिएक्टेंट, वो ये सेकंड, ये फर्स्ट, और ये वाला सेकंड, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई इसकी, ये वाली इसकी होगी। जब इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को देखते हैं तो इसमें पता चलता है जो ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है उसकी एनर्जी जो है ट्रांजिशन स्टेट सेकंड से कम है, तो इसके मध्य जो मध्यवर्ती बनता है, इन दोनों रिएक्शंस के अंदर जो मध्यवर्ती बनता है वो स्टेबल होगा।
इस ऐसे जब रिएक्शन कंप्लीट होगी, जो कार्बनिक रिएक्शन कंप्लीट होगी, इसके अंदर एक से ज्यादा स्टेप होंगी, उसके अंदर जो मध्यवर्ती बनेगा वो स्टेबल बनेगा। ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो 2018 और 14 की एग्जाम है, उनके अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसा कैसा पूछा गया है। अब कोई रिएक्शन अगर दो पदों के अंदर कंप्लीट हो रही है तो उसमें दो ही ट्रांजिशन स्टेट जो संक्रमण अवस्थाएं हैं वो बनेंगी, यानी कि जितने पद होंगे उतनी संक्रमण अवस्थाएं बनेंगी। लेकिन बात करें हम मध्यवर्ती की, तो जो संक्रमण अवस्थाएं हैं उनसे एक कम मध्यवर्ती बनता है, यानी कि दो अगर संक्रमण अवस्थाएं हैं तो एक मध्यवर्ती बनेगा, और अगर एक मध्यवर्ती है तो उसके एक संक्रमण अवस्था है तो उसके अंदर कोई भी मध्यवर्ती नहीं बनेगा। बट जितने स्टेप होंगे उतने ही जो अपने पास संक्रमण अवस्थाएं हैं, ट्रांजिशन स्टेट जो है वो देखने को मिलती है। ओवरऑल इस वीडियो के अंदर हमने देख लिया कि जो लास्ट ईयर के अंदर कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, वो साथ में जो रिएक्शन काइनेटिक्स है वो देख ली, और जो एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस है वो देख ली। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। अगर आप लोगों ने अभी तक स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों को शेयर करें, और साथ में बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।